आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में और खासकर इंडिया में लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और इसकी जो कहानी है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और हमेशा एक अच्छी स्टेबल नौकरी में रहे, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। किताब में इन्हें पुअर डैड कहा गया है। और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक बने। वो थे रिच डैड। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों डैड्स की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्यों था और उन्होंने पैसे को लेकर क्या अलग अलग बातें सिखाई जो हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हमें कभी नहीं सिखाती। बिल्कुल, ये किताब सीधे सीधे उस सोच पर हमला करती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। हाँ, और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। ये बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे का ऐसा कौन सा सीक्रेट सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में शायद ही कभी डिस्कस होता है। तो चलिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो किताब की नींव है, चूहा दौड़, यानी द रैट रेस। ये सुनने में ही बड़ा अजीब और थका देने वाला लगता है। आखिर है क्या ये? ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा ट्रैप है जिसमें दुनिया के 95% से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। इसकी कहानी हम सबकी कहानी जैसी है। आप अच्छे से स्कूल जाते हैं, कॉलेज की डिग्री लेते हैं, एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और पहली सैलरी आते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, वो पहली सैलरी वाली फीलिंग तो अलग ही होती है, लगता है दुनिया जीत ली। बिल्कुल। फिर आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, शादी होती है, खर्चे बढ़ते हैं, आप एक घर खरीदने का सपना देखते हैं, कार लेते हैं, सब कुछ लोन पर। फिर बच्चे होते हैं, उनकी स्कूल की फीस और खर्चे, अब आपको और पैसों की जरूरत है। तो आप और मेहनत करते हैं प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। एग्जैक्टली। आपको प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन उस बढ़ी हुई सैलरी के साथ इनकम टैक्स भी बढ़ जाता है और बड़े घर या बड़ी गाड़ी के लिए लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल चुकाते हैं और फिर अगले दिन यही साइकिल दोहराते हैं। आप असल में अपने बॉस के लिए, सरकार के लिए और बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं। यही चूहा दौड़ है। मतलब एक पहिए में भागते रहना बिना कहीं पहुंचे। बिल्कुल। ये सुनकर ही लगता है कि इंसान एक पहिए में घूम रहा है। अगर ये चूहा दौड़ एक पिंजरा है तो कियोसाकी इसकी चाबी भी लेते होंगे। कहाँ से शुरू करें इस पिंजरे को तोड़ना? इसकी चाबी एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियम में छुपी है, और वो नियम है संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना और उसे अपनी जिंदगी में उतारना। अच्छा, ये दो शब्द तो हमने बहुत सुने हैं, पर किताब इन्हें कैसे समझाती है? बहुत ही आसान तरीके से। संपत्ति यानी एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस। अच्छा, अच्छा। इतनी सी परिभाषा है। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे आपको किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जिससे आपको डिविडेंड मिलता हो, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपका वहां हर समय रहना जरूरी न हो। यानी अगर मैंने कोई दुकान खरीद कर किराया पर दे दी तो हर महीने जो किराया आ रहा है वो मेरी जेब में पैसा डाल रहा है। हाँ। तो वो दुकान मेरी संपत्ति हुई। हाँ। और दायित्व इसका ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल। दायित्व यानी लायबिलिटी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपकी कार जिसके लिए आप ईएमआई, पेट्रोल और मेंटेनेंस पर हर महीने खर्च करते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका पर्सनल लोन, ये सब आपकी जेब से पैसा बाहर ले जाते हैं। और यहीं पर कियोसाकी एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देते हैं, खासकर भारतीय समाज में जहां अपना घर होना ही सबसे बड़ी आर्थिक सफलता मानी जाती है। वो कहते हैं कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है बल्कि आपका सबसे बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। ये कहना कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है, ये तो यहाँ कई लोगों को हजमी नहीं होगा। और यही इस किताब का सबसे बड़ा शॉक वैल्यू पॉइंट है। कियोसाकी के हिसाब से जब तक आप अपने घर में खुद रह रहे हैं और उसके लिए हर महीने मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का पैसा अपनी जेब से भर रहे हैं, तब तक वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। अच्छा। इसलिए कैश फ्लो के नजरिए से वो एक दायित्व है। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं, जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस, और फिर उन संपत्तियों से जो पैसा आता है उससे अपने लिए घर जैसी चीजें खरीदते हैं। जबकि मिडिल क्लास अपनी नौकरी की सैलरी से सीधे दायित्व खरीदना शुरू कर देता है। हाँ। मतलब सारा खेल कैश फ्लो का है, पैसा किस दिशा में बह रहा है। बहुत दिलचस्प।
किताब का एक और सबक है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि दूसरों के मामलों में दखल न दे? नहीं, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी यानी प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझें। ज्यादातर लोगों के लिए उनकी नौकरी ही सब कुछ होती है, लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि आपकी नौकरी आपकी तनख्वाह देती है, लेकिन आपका असली बिजनेस आपका एसेट कॉलम है, जिसे आपको अपनी नौकरी के साथ साथ बनाना है। इसका कोई मजेदार उदाहरण है किताब में? एक बहुत ही शानदार उदाहरण है रे क्रॉक का, जिन्हें हम मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बार वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने छात्रों से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूँ? सबने हंसकर कहा, जाहिर है आप हैमबर्गर बेचने के बिजनेस में हैं। सही जवाब लगता है। रे क्रॉक ने कहा, गलत, मेरा प्रोफेशन हैमबर्गर बेचना है, लेकिन मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। क्या? उनका असली बिजनेस मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन खरीदना था। हैमबर्गर का बिजनेस तो बस उस जमीन की किश्तें चुकाने का जरिया था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक है। अरे वाह, मतलब वो हैमबर्गर ही नहीं, जमीन बेच रहे थे। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो सलाह ये है कि नौकरी करते रहो, लेकिन उससे जो पैसा आ रहा है उसे दायित्वों पर नहीं बल्कि संपत्तियां बनाने में लगाओ, जो आपका असली बिजनेस होगा। बिल्कुल और ये सब करने के लिए जाहिर है सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी चाहिए होगा। बिल्कुल। और इसी को कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय समझ। इसके वो 4 मुख्य हिस्से बताते हैं। पहला है अकाउंटिंग, यानी नंबर्स की भाषा को समझना। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। दूसरा है निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। और बाकी दो? तीसरा है बाजार को समझना, यानी सप्लाई और डिमांड के खेल को पहचानना। ये जानना कि कब कोई चीज खरीदनी है और कब बेचनी है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है कानून को समझना, खासकर टैक्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कानून। कॉर्पोरेशन की ताकत, ये सुनने में बड़ा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? यही अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है, ऐसा किताब का मानना है। इसे आसान भाषा में समझें तो एक कर्मचारी पहले पैसा कमाता है, सरकार तुरंत उस पर इनकम टैक्स काट लेती है और फिर वो बचे हुए पैसों से अपने खर्चे चलाता है। हाँ, सैलरी आने से पहले ही टीडीएस कट जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक कॉरपोरेशन यानी एक कंपनी ठीक इसका उल्टा करती है। वो पहले पैसा कमाती है, फिर अपने सारे बिजनेस से जुड़े खर्चे जैसे ऑफिस का किराया, फोन बिल, गाड़ी का खर्च उस कमाई से घटाती है। ओह, और फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देती है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्रीलांसर है या छोटा बिजनेस चलाता है तो वो भी अपनी एक कंपनी बनाकर फोन, इंटरनेट या घर के ऑफिस का खर्च पहले अपनी कमाई से घटा सकता है और फिर जो बचेगा उस पर टैक्स देगा? क्या ये वाकई आम लोगों के लिए मुमकिन है? हाँ, कुछ हद तक ये बिल्कुल मुमकिन है और दुनिया भर में लाखों छोटे बिजनेस और फ्रीलांसर्स ऐसा ही करते हैं। कानूनी तौर पर एक कंपनी बनाने से आपको वो टैक्स बचाने वाले रास्ते मिल जाते हैं जो एक सैलरीड कर्मचारी को कभी नहीं मिलते। यही कॉरपोरेशन की ताकत है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और पावरफुल लग रहा है। संपत्ति बनाओ, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, टैक्स बचाओ। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हर कोई अमीर होता। असल जिंदगी में इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, और ये रुकावटें बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर हैं। लेखक 5 मुख्य मानसिक बाधाओं की बात करते हैं और पहली और सबसे बड़ी बाधा है पैसे खोने का डर। जो कि बहुत स्वाभाविक है। कोई भी अपनी मेहनत की कमाई खोना नहीं चाहता, खासकर जब जिम्मेदारियां हों। बिल्कुल, लेकिन फर्क नजरिए का है। रिच डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने पैसे कमाए हैं उससे कई ज्यादा बार पैसे खोए भी हैं। वो हार को सीखने की फीस मानते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसा खोने के डर से कभी कोई रिस्क ही नहीं लेते। वो सुरक्षित खेलना चाहते हैं और इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते। किताब में टेक्सास के एलेमो का एक शानदार उदाहरण है। वहां एक लड़ाई में वो बुरी तरह हारे थे, लेकिन आज भी टेक्सास के लोग उस हार को रिमेंबर द एलमो के नारे के साथ प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। वो अपनी हार से ताकत लेते हैं, उसे छुपाते नहीं। मतलब फेलियर को देखने का नजरिया बदलना होगा। फेलियर मतलब अंत नहीं, बल्कि एक सबक। ठीक है, और दूसरी बाधा क्या है? दूसरी है शंका और निंदा।
जिसे अंग्रेजी में सिनिसिज्म कहते हैं। ये वो मन की आवाज है जो कोई भी नया अवसर आने पर कहती है, अगर ये काम नहीं किया तो, या ये तो बहुत मुश्किल है। और ये आवाज सिर्फ अंदर से नहीं आती, आपके दोस्त, परिवार, मीडिया सब मिलकर एक शोर पैदा करते हैं। हाँ, अरे ये सब नहीं चलता यहाँ, सब स्कैम होता है। बिल्कुल। इस शोर की वजह से ज्यादातर लोग कदम ही नहीं उठा पाते। सही बात है। मुझे याद है जब मेरे एक दोस्त ने 2015 में कहा था कि वो ऑनलाइन टी शर्ट बेचने का बिजनेस शुरू कर रहा है, तो हम सब ने मजाक उड़ाया था कि ये सब नहीं चलेगा। आज उसकी कंपनी करोड़ों की है। वो शोर जिसकी आप बात कर रही हैं, शायद वही हमें सबसे ज्यादा रोकता है। बिल्कुल। तीसरी बाधा है आलस्य, यानी लेजीनेस। और कियोसाकी कहते हैं कि इसका सबसे आम रूप है व्यस्त रहना। लोग अपने काम में, बच्चों की देखभाल में या टीवी देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो कभी अपनी सेहत या अपने पैसों के बारे में सोचने का समय ही नहीं निकालते। ये का एक बहाना है, एक तरह का आलस्य है। ये सुनना थोड़ा चुभता है, लेकिन इसमें सच्चाई है। हम सब कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। तो इस आलस का इलाज क्या है? इलाज है थोड़ा लालच। अब लालच शब्द सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है एक मजबूत इच्छा शक्ति। खुद से ये पूछना कि अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैंने आर्थिक रूप से आज़ादी हासिल कर ली, तो मेरी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी, मैं क्या क्या कर पाऊंगा। ये इच्छा शक्ति और वो खूबसूरत भविष्य की तस्वीर ही आलस को दूर भगा सकती है। दिलचस्प। चौथी बाधा भी एक बहुत आम आदत से जुड़ी है। हाँ, बुरी आदतें। और पैसों के मामले में सबसे आम और सबसे खतरनाक बुरी आदत है सबको भुगतान करने के बाद जो बचे उसे अपने लिए रखना। मतलब? यानी सैलरी आती है, आप पहले घर का किराया देते हैं, लोन की ईएमआई भरते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं, और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे सेव करते हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं, इसमें क्या गलत है? रिच डैड कैन म्योर इसका ठीक उल्टा था। खुद को सबसे पहले भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। राइट। अच्छा। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहला हिस्सा अपनी बचत और निवेश के लिए निकाल लो। लेकिन रुकिए, ये सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर किसी की तनख्वाह इतनी ही है कि मुश्किल से घर का किराया और बिल निकलते हैं, तो वो पहले निवेश कैसे कर सकता है? अगर बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ गया तो? ये सलाह थोड़ी अव्यवहारिक नहीं लगती? और यही इस नियम का जादू है। जब आप खुद को पहले भुगतान कर देते हैं तो आपके ऊपर बिल चुकाने का दबाव बढ़ जाता है। ये दबाव आपको और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। आप पैसा कमाने के नए तरीके खोजने पर मजबूर हो जाते हैं। ये आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, न कि बिल चुकाने वालों के रहमो करम पर छोड़ता है। वाह, मतलब दबाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना, ये एक अलग ही सोच है। और आखिरी पांचवी बाधा, अहंकार या जिद, जिसे एरोगेंस कहते हैं। ये असल में अज्ञानता को छुपाने का एक मुखौटा है। जब लोग किसी विषय के बारे में नहीं जानते तो वो ज्ञानी दिखने के लिए उस पर बहस करने लगते हैं या उसे खारिज कर देते हैं। जैसे अगर कोई स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो कहेंगे, अरे वो तो सट्टा है। एग्जैक्टली। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है, जबकि सीखने की पहली सीढ़ी ही ये मानना है कि मुझे नहीं पता, कृपया मुझे सिखाओ। तो हमने रिच डैड और पुअर डैड की अलग अलग दुनिया देखी, चूहा दौड़ नाम के जाल को समझा, उससे निकलने के लिए संपत्ति और दायित्व के फर्क को जाना, और उन 5 दिमागी बाधाओं की बात की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो इसका सार क्या है? इसका सबसे बड़ा सार ये है कि अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आपका स्कूल, आपके बॉस या सरकार आपको अमीर बनना नहीं सिखाएंगी। ये किताब कहती है कि पैसे से जुड़ी समस्याएं सिर्फ और ज्यादा पैसा कमाने से नहीं सुलझती, वो बेहतर वित्तीय समझ से सुलझती हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस कला को सीखने के बारे में है कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, न कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहें। बिल्कुल। और आखिर में हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये किताब लगभग 25 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। किताब का एक तर्क है कि आज के दौर में सबसे खतरनाक सलाहों में से एक है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां एआई और ऑटोमेशन नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, वहां एक आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य का असली मतलब क्या है? और ये नए नियम सिखाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?